आज हम जिस शहर में हैं, पहले वो सिर्फ एक व्यापारिक मंडी हुआ करती थी। दूर दूर से लोग यहाँ व्यापार करने पहुंचा करते थे और सैकड़ों साल बाद आज वो मंडी एक नगर निगम के रूप में मौजूद है और उत्तराखंड के अहम शहरों में से एक है। इसी शहर में कण्व ऋषि का वो प्राचीन आश्रम है जहां हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत पैदा हुए। वही भरत जिनके नाम पर अपने देश को भारत नाम मिला। हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ है, जहाँ भंडारे करवाने के लिए 5 से 6 सालों तक की एडवांस बुकिंग हो जाती है। एशिया की सबसे बड़ी निजी परिवहन कंपनी GMOU की शुरुआत भी इसी शहर में हुई, जिसने तब गढ़वाल में सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसी शहर में पौड़ी जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन भी है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर वायरल रही रील जिसमें लोग ख्वाब आगरे गाने पर थिरकते दिखे। इस गाने की कहानी भी इसी स्टेशन से जुड़ती है। यहाँ का अनोखा गिंदी मेला बड़ा फेमस है। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय और फेमस टूरिस्ट प्लेस लैंसडाउन यहाँ से महज 37 किलोमीटर दूर है। हिंदी के पहले डी.लिट रहे डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़तवाल का भी ये शहर था। चर्चित सर्वोदय नेता मान सिंह रावत भी इसी शहर से थे। फेमस एक्ट्रेस और मॉडल उर्वशी रौतेला भी इसी शहर से हैं। यहाँ सब्जी मंडी में सालों पुरानी एक दुकान है जहाँ बड़ी स्वादिष्ट गर्मा गर्म जलेबियां मिलती हैं। यहाँ भंडारी मिष्ठान भंडार की फेमस चॉकलेट्स भी हैं, तो सुखदेव स्वीट्स का फेमस मिल्क केक, समोसे और लस्सी भी। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन से गुजरते लोग अपनों के लिए टूरिस्ट से मिठाइयां ले जाना नहीं भूलते। और अगर यहाँ के फेमस हॉट एंड कोल्ड में सॉफ्टी नहीं खाई तो क्या खाक यहाँ आए। बारामासा की इस खास सीरीज एक शहर की बात है में आज घुमाएंगे आपको गेटवे ऑफ गढ़वाल, यानी गढ़वाल का प्रवेश द्वार, कोटद्वार। This program is supported by Do Something Society and Hotel Corbett Paradise. तो आज हम कोटद्वार शहर में हैं। कोटद्वार की यात्रा तो आपको कराएंगे ही, साथ में कोटद्वार के इतिहास से जुड़े तमाम पड़ावों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कोटद्वार पहुंचे कैसे। तो दिल्ली से अगर आप कोटद्वार आना चाह रहे हैं तो बस और अपने निजी वाहन से तो आ ही सकते हैं, वाया ट्रेन भी आप कोटद्वार पहुंच सकते हैं। तो दिल्ली से कोटद्वार के लिए 2 ट्रेनें हर दिन चलती हैं। पहली आनंद विहार कोटद्वार एक्सप्रेस जो आपको 6 घंटे 50 मिनट में कोटद्वार तक पहुंचा देगी, और दूसरी सिद्ध बली जन शताब्दी जो आपको 6 घंटे 10 मिनट में कोटद्वार पहुंचा देगी। अब कोटद्वार में ट्रेन का जिक्र हुआ है तो पहले कोटद्वार रेलवे स्टेशन की कहानी जान लें। कोटद्वार में ट्रेन पहुंचने की कहानी गढ़वाल राइफल से जुड़ती है। दरअसल 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन कालू डांडा शिफ्ट हुई। कालू डांडा जिसका नाम 1890 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हेनरी लैंसडाउन के नाम पर बदलकर लैंसडाउन हो गया। अब क्योंकि मिलिट्री का सामान लैंसडाउन तक पहुंचाया जाना था, इसलिए जो रेल लाइन अब तक नजीबाबाद तक थी उसे 1897 में कोटद्वार तक पहुंचाया गया। 1901 में पहली बार कोटद्वार में रेलगाड़ी चली। बाद में फिर पहाड़ी क्षेत्रों से लकड़ियों की ढुलाई के लिए भी ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। कोटद्वार में हमारी मुलाकात योगेंद्र गिर्रा जी से हुई। कोटद्वार से रिलेटेड कई सारे पुराने फोटोग्राफ्स, लेटर्स और अन्य डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आर्काइव किए हुए हैं।
उन्हीं से हमें कोटद्वार से नजीबाबाद तक रेल यात्रा का एक टिकट भी मिला, जो 15 मई 1945 का था। 3rd क्लास कोच में तब इस यात्रा का किराया मात्र 4 आना था। साल 1954-55 में कोटद्वार रेलवे स्टेशन कैसा दिखता था, ये भी देखिए। ये अवध रोहेलखंड रेलवे होती थी, तो ये ब्रांच लाइन जो है जो कोटद्वार और नजीबाबाद के बीच की थी, तो उस रिकॉर्ड से मालूम चला कि ये 1996 में फुल रूप से स्टार्ट हो गई थी। तो हो सकता है कि उस समय वो जो है सिर्फ माल ढोने के लिए, चूँकि माल गोदाम काफ़ी पुराना है यहाँ का, तो माल ढोने के लिए इस्तेमाल होती हुई जो मिलिट्री का सामान जो आता था, जो इक्विपमेंट्स आते होंगे, तो उनके लिए वो चीज़ इस्तेमाल होती थी। पैसेंजर ट्रैफिक जो है लगभग जो है 1900 के करीब से शुरू हुआ होगा। यहाँ ये भी आपको बता दें कि ब्रिटिश काल में इस रेलवे स्टेशन के निर्माण के बाद से इसके नवीनीकरण की ओर लगभग ना के बराबर ही काम हुआ। कोटद्वार के विधायक ऋतुभूषण खंडूड़ी को इस बात का श्रेय तो जाता ही है कि उनके कार्यकाल के दौरान साल 2024 में न सिर्फ कोटद्वार रेलवे स्टेशन बल्कि इसके पास ही मौजूद रोडवेज बस अड्डे के सुधारीकरण का भी काम होना शुरू हुआ है। (1897) में जब अंग्रेजों ने नजीबाबाद से कोटद्वार के बीच रेलवे लाइन बिछाई तो उसे पुराने कोटद्वार से 3 किलोमीटर पहले ही रोक लिया। अब इसके पीछे क्या कारण था? दरअसल रेलवे लाइन बिछाते समय रेलवे के इंजीनियर्स ने खोह नदी का पुल बनाकर रेलवे लाइन पुराने कोटद्वार तक लाने के लिए व्यापारियों से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। तब 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। स्थानीय व्यापारी इतने रुपए नहीं जुटा पाए। ऐसे में रेलवे इंजीनियर्स ने जानबूझकर तब के पुराने कोटद्वार से लगभग 3 किलोमीटर दूर पहले ही रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण करवा दिया और इस तरह ट्रेन पुराने कोटद्वार तक नहीं पहुंच सकी। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पुराना कोटद्वार था कहाँ? जानते हैं। दरअसल सालों पहले कोटद्वार सिद्धबली मंदिर के पास मौजूद एक छोटा सा बाजार हुआ करता था। तब दुगड्डा में कोटद्वार से ज्यादा बड़ी मंडी हुआ करती थी और दुगड्डा तक पहुंचने के लिए व्यापारी इसी जगह से होकर गुजरते थे। इसलिए इस मार्ग पर एक छोटा सा बाजार स्वतः बन गया, जो धीरे धीरे एक छोटी सी मंडी के रूप में विकसित होता गया। यहीं से लोग घोड़ा, खच्चर, ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी जैसे साधनों से बढ़ापुर, रायपुर, ढकिया बावनसराय और नजीबाबाद तक आया जाया करते थे। जब ट्रेन पुराने कोटद्वार तक नहीं पहुंच सकी तो यहाँ का व्यापार भी प्रभावित होने लगा। फिर सालों बाद 1907 के आसपास एक भयावह बाढ़ ने पुराने कोटद्वार की इस छोटी सी मंडी को तबाह कर दिया। बाद में खोह नदी के दाईं ओर एक नया शहर बसने लगा, जो अब का कोटद्वार है। एटकिंसन के लिखे हिमालयन गजेटियर के मुताबिक कोटद्वार या खोहद्वार गढ़वाल के गंगा सलाण परगने की अजमेर पट्टी में एक छोटी सी मंडी थी, जो तब तेजी से विकसित हो रही थी। खोह नदी यहाँ पहाड़ से मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ पहाड़ी और मैदान के संधि स्थल पर बहुत संकरे क्षेत्र में एक किला था, जो मैदानी डाकुओं के हमलों को रोकने के लिए था। बेहतर आवागमन के साधनों के फलस्वरूप पहाड़ों के लोग कपड़ा, गुड़ इत्यादि श्रीनगर से खरीदने की बजाय अब सीधे कोटद्वार जाते हैं, जहाँ वो घी, लाल मिर्च, हल्दी, भांग के वस्त्र, विभिन्न रेशों की रस्सियां, वृक्षों की छाल व अन्य कई जंगली उत्पाद देकर बदले में अपनी जरूरत का सामान श्रीनगर की तुलना में ज्यादा सस्ती दर पर लाते हैं। यहाँ हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को मेले लगते हैं, जिनमें हजारों लोग सामान की खरीद फरोख्त करते हैं। नजीबाबाद और पहाड़ों से भी बड़ी संख्या में दुकानदार आते हैं। अगस्त और सितंबर में अस्वास्थ्यकर मौसम के कारण ये व्यापारी यहाँ से चले जाते हैं। कोटद्वार के पुराने लोग बताते हैं कि तब इस पूरे क्षेत्र में जंगल ही जंगल हुआ करता था। साथ ही मलेरिया और प्लेग जैसी बीमारियां भी फैलती थी। ऐसे में यहाँ कोई भी बसना नहीं चाहता था। ऐसे में कई लोगों को जबरदस्ती बहुत सस्ते में जमीनें दी गई और उन्हें यहाँ बसने के लिए मनाया गया। हम यहाँ के 100 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। जब कोटद्वार बसा था तो उस समय पहले दूसरे नंबर का मकान हमारा है। 1910 में जहाँ सिद्धबली मंदिर कोटद्वार है, वहाँ पर 100-200 दुकानों का मार्केट था। उसमें 20-30 दुकानें हमारी थी और होगी भी थी, कुछ गढ़वाल लोगों से। 1910 में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ से जो है वो सारा बह गया, सिर्फ मंदिर बचा था, तो वहाँ रहने का ठिकाना नहीं था। तो गवर्नमेंट ने जो है नया शहर बसाया। जब नया कोटद्वार बना तो यहाँ रहने के लिए कोई तैयार नहीं था। यहाँ प्लेग मलेरिया बहुत बड़ी बीमारी फैलती थी, लोग जीवित नहीं रहते थे। इंतजाम कुछ नहीं था अस्पतालों का उस समय।
तो ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये प्लॉट काट के शहर बसाया। तो भी लेने के लिए तैयार नहीं थे लोग। तो पहला दूसरा नंबर हमें मिला, कुछ एक सामने वाले हमारे को 5, 7, 10 ज़बरदस्ती बसाए गए। बसाने के बाद ये 1910 की बात है। तो या फिर फॉरेस्ट का काम होता था, जंगलात था, जंगल था बहुत। 1952 में जो है यहाँ नगर पालिका बनी। नगर पालिका में भी जो है मेंबर बने, तो पहले फ्रेश मेंबर बनाए गए। इंदिरा सानी जी यहाँ पत्रकार था, वो बने अध्यक्ष, और बाकी क्योंकि आदमी नहीं थे, 5-7 आदमी पकड़ के मेंबर बना दिए, नगर पालिका का गठन हो गया। उस समय कोटद्वार के सभी बड़े ठेकेदार नजीबाबाद के मुसलमान भाई थे और इसलिए उस समय झंडा चौक के निकट हबीबुल्ला और अनवार उल हक ने अपनी अपनी बिल्डिंगों का निर्माण कर लिया और इन बिल्डिंगों में उस वक्त कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली। बाद में फिर ये जो नजीबाबाद के मुसलमान भाई थे वो कोटद्वार के निवासी हो गए। कोटद्वार निवासी मुजीबुर रहमान कोटद्वार के काफी पुराने लोगों में से एक हैं। जब शुरुआत में कोटद्वार शहर बसाया जा रहा था तो उनके पिता को बहुत सस्ते भाव में जमीनें दी गई थी। 5वीं पुश्त आ गई हमारी, दादा के ज़माने से रह रहे हैं। सबसे पहले झंडा चौक बनाया दादा ने, जिसमें अनीस बैंड, राजा बैंड, जलेबी पकौड़ी वाले, राशन वाले हैं, ये दुकानें बनाई दादा ने बनाई। अब्बा ने संभाल के रखी, अब इससे बंटवारे होगा। यहाँ रहना ही नहीं चाहता था, ऐसा मलेरिया होता था। आओ और बसो, जो चाहो वो दो और घेर लो जितनी चाहिए ज़मीन। नहीं, दादा ने हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने में भूसा और चूना सप्लाई किया। अंग्रेज़ों का ज़माना था। भट्टी लगाई दुगड्डा मस्जिद की बराबर में। जब काम ख़त्म हो गया तो वो सारी ज़मीन भट्टी रहमतुल्लाह को दे के आ गए। रहमुल्ला थे वहाँ पे कोई, उन्हें ले रख ले यार, क्या करनी है, हमने काम हो गया पूरा, बस छुट्टी। ओहो, उस टाइम क्या था, 10 रुपए की मिल गई, 5 रुपए की मिल गई ज़मीन। जब कोटद्वार बसा, दादा ने टंकी लगाई यहाँ पे, जहाँ पे झंडा है, ये झंडा चौक। तो एक तवायफ नाची, कहने लगी बातों में बात बन गई मौला गुलाम की, टंकी पे नाम लिख दिया मौला गुलाम का। पूरे शहर वाले जो पुराने लोग हैं, अब तो अब कहाँ रहे पुराने, सबका इंतकाल हो गया। क्योंकि कोटद्वार खो नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इसे सालों पहले खोद्वार कहा जाता था। कालांतर में खोद्वार कोटद्वार हो गया। स्कंद पुराण में इस शहर का कौमुद तीर्थ के नाम से जिक्र मिलता है। कोटद्वार भाबर क्षेत्र 1900 के आसपास खाम स्टेट में आता था। कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर के पास ही खाम स्टेट का मुख्यालय हुआ करता था, जिसका खंडहर आज भी यहाँ जस के तस मौजूद है। बहरहाल इसके ठीक नीचे ग्रास्टनगंज बसा हुआ था, जो तब किसी अंग्रेज ने बसाया था और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम ग्रास्टनगंज पड़ गया। और एक अर्लीस्ट चीज़ यहाँ पे यह है कि अगर आप देखें, जो हम लोग जो पहले दुगड्डा जाते थे, तो सिद्धबली से अगर आप सामने की सड़क को देखेंगे ना, एक सड़क तो जो अब वर्तमान में चल रही है, एक उसके नीचे को जा रही है, और एक सड़क जा रही है जहाँ पे ड्रम्स वगैरह रखे हुए कोल कार के, PWD के। वहाँ पे आप 2 खंबे देखते हैं और एक पुल था वहाँ पे। तो पहले जो है हमारी जो सिद्धबली की जो गाड़ियाँ वो दुगड्डा के लिए या आगे के लिए जो गाड़ी आती थी, उस वाले पुल से आती थी। ये वाला पुल जिसको अब लाल पुल कहते हैं, और अब उसका रंग हरा कर दिया है मिलिट्री की वजह से, उसको लाल पुल ही कहते हैं। वो बाद में बना, वो करीब 1964-65 के करीब में बना। जो लाल पुल है उसके वहाँ पे जाएंगे और एक चौकी बनी हुई है वहाँ पे, तो उधर की तरफ आप अगर माइन्यूटली देखेंगे तो सड़क अभी भी दिखाई आपको देगी। खाम स्टेट के कुंभीखाल क्षेत्र में तब अंग्रेजों ने एक कुआं भी बनवाया था। दरअसल यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक कंडी मार्ग था, जो हरिद्वार से लेकर कोटद्वार और कालागढ़ होते हुए कुमाऊं तक का मुख्य रास्ता हुआ करता था। इसी मार्ग पर बैलगाड़ियों से आवाजाही होती थी। तब लोग अंग्रेजों के बनाए इस कुएं के पास पानी भी पिया करते थे।
अब भी ये कुआं जस के तस इस जगह पर मौजूद है। 1901 में कोटद्वार को नगर का दर्जा मिला। तब यहाँ की कुल आबादी 396 थी और क्योंकि आबादी कम थी इसलिए 1921 में इसे फिर से गांव घोषित कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस जगह का कुछ विकास हुआ और 1949 में कुछ वक्त के लिए नोटिफाइड एरिया रहने के बाद 1951 में कोटद्वार नगर पालिका की स्थापना हुई। फिर बाद में कोटद्वार खाम क्षेत्र को तहसील में मिला दिया गया और 2018 से कोटद्वार नगर निगम के रूप में मौजूद है। अच्छा, कोटद्वार रेलवे स्टेशन की हम बात कर रहे थे तो इस रेलवे स्टेशन से ही उत्तराखंड के एक चर्चित गीत की कहानी भी जुड़ती है। आपने वो इंस्टा रील्स तो देखी ही होगी जिसमें फां बागरे गाने पर लोग खूब थिरके। उस गाने के बोल इसी रेलवे स्टेशन से निकले। दरअसल 1980 के दशक में कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर एक अंधे फकीर जिनका नाम था भरोसी लाल गाना गाया करते थे। लोगों के बीच वो झोंकी या जुग्गी नाम से भी चर्चित थे। हाथ में डोर थामे भरोसी लाल रोज शाम 8 बजे वाली ट्रेन से नजीबाबाद तक जाते और रात 2 बजे की ट्रेन से कोटद्वार लौट आते। इस ट्रेन में कई गढ़वाली लोग और सेना के जवान भी होते। भरोसी लाल हर डिब्बे में जा जाकर यात्रियों को गढ़वाली लोकगीत सुनाते। उन दिनों अधिकतर यात्री कोटद्वार के बाजार से अपने घर के लिए सामान भी खरीदा करते थे। ऐसे में भरोसी लाल यात्रियों को कोटद्वार में गुड़ की भेली, मिश्री, चने आदि का भाव भी बताया करते थे और उन्हें बाजार की ठगी से आगाह भी करते। पहाड़ के यात्रियों को रेल में होने वाली लूटपाट के बारे में भी वो सचेत करते थे और गढ़वाल के लिए कौन सी बस कब, कहां और किस समय जाएगी इस बारे में भी जानकारी देते थे। भरोसी लाल को डोर बजाते और लोकगीत गाते हुए 2-3 पीढ़ियों ने सुना होगा। उन दिनों वो एक गीत गाते थे जिसमें वे कहते थे, बाबू लोगों, साब लोगों, सूबेदार साहब, लेफ्टिनेंट साहब, कान आदिम छूमी, ख्वाट पैसा न दिया, म्यार फां बागर। यानी इस गीत में वो अपनी व्यथा को भी शामिल करते हुए कहते थे कि मैं अंधा हूँ, मुझे खोटे सिक्के मत देना। अब एक दिन रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए लोक गायक स्वर्गीय चंद्र सिंह राही ने झुक्के साहब का वो गीत सुन लिया। उन्हें वो गीत बड़ा पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने इस गाने को पहली बार कंपोज किया और गाया। बाद में इस गाने को कई अन्य गायकों ने भी अपने अपने अंदाज में गाया और सालों बाद फिर ये गाना सोशल मीडिया में खूब छाया रहा। कोटद्वार का सिद्ध बली मंदिर, जहां दूर दूर से लोग बाबा सिद्ध बली के दर्शन को पहुंचते हैं। यहां हर दिन भंडारे आयोजित होते हैं और आज जब जनवरी 2026 में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 2034 तक के लिए भंडारे आयोजित करने के लिए यहां एडवांस बुकिंग हो चुकी है। यहाँ पर बाबा की 2 पिंडियाँ विराजमान हैं। एक पिंडी स्वयं सिद्ध बाबा के नाम से विराजमान है, दूसरी पिंडी बलि हनुमान जी के नाम से विराजमान है। ये 2000 साल पहले का प्राचीन सिद्ध बलि मंदिर है। यहाँ पे पहले पिंडियाँ जो खुले स्थान में थी, उसके बाद जो ये इनके यहाँ देव स्थान बनाया गया। सिद्ध बली मंदिर में नाथ देवता सिद्ध गोरखनाथ और बजरंग बली यानी हनुमान जी की पूजा की जाती है, इसलिए ये मंदिर सिद्ध बली के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस जगह पर सिद्ध गोरखनाथ ने हनुमान जी को वचन दिया था कि वो हर दिन हर क्षण सिद्ध बली धाम के प्रहरी के रूप में यहाँ विराजमान होंगे। स्कंद पुराण के अध्याय 119 के 6ठे श्लोक में भी सिद्ध बली मंदिर का वर्णन मिलता है। यहाँ मंगलवार, शनिवार और रविवार को होने वाले भंडारे की विशेष महत्ता है। यहाँ पर भंडारे 2034 तक बुक हो चुके हैं। विशेष मंगलवार, शनिवार, रविवार जो है 2034 तक बुक हो चुके हैं और दिन भी जो है लगातार 2027 तक बुक हो चुके हैं। कोटद्वार में गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च की हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग रही है। यहाँ मस्जिद कितनी पुरानी है, चर्च कितना पुराना है और गुरुद्वारा पहले किस तरह से संचालित होता था, इसे लेकर कुछ लोगों से हमने बात की। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुरुद्वारा में जो मस्जिद के लिए
तथा मंदिर धर्मशाला के लिए और गिरजाघर के लिए जगह अलॉटमेंट 1920-21 के आसपास हुई। आज जो नजीबाबाद रोड में स्थित मस्जिद है वो जगह मंदिर के लिए अलॉट हुई थी, और जो जहाँ इस समय मंदिर है वो मंदिर जो है मस्जिद के लिए अलॉट हुआ था। पर लेकिन उस समय जो हिंदू महासभा हुआ करती थी और जो धार्मिक लोग हिंदू लोग होते थे, उन्होंने ये कहा कि भाई मंदिर तो जाएंगे, मंदिर में भक्त लोग भी कोई जाएंगे तो हाथ और मुंह धोएंगे, वो कैसे धो पाएंगे, वहाँ पे कोई नहर नहीं थी। ये नहर प्राचीन नहर जो है, जैसे बताया जाता है पुरानी नहर थी। तो उस समय तत्कालीन अब्दुल जलील खान सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे। उन्होंने जो है फिर जगह को बदला और मस्जिद को झंडा चौक वाले लक्ष्मी नारायण मार्ग से हटाकर नजीबाबाद कच्चीरात रोड पे ले गए और मंदिर के लिए मस्जिद वाली जगह ये जो है तत्कालीन इस समय जो मंदिर बना हुआ उस जगह पर अलॉट की। ये एक बहुत बड़ा एक अंग्रेज़ों का और उस समय के तत्कालीन प्रशासन का अच्छा निर्णय था। उन्होंने हिंदू महासभा के और जो धार्मिक व्यक्तियों के आग्रह को माना, अब ज़मीन का ऐसा अदला बदली करी। तो ये इससे ये लगता है कि उस समय भी बहुत धार्मिक संभाव कोटद्वारा मंडी में, कोटद्वारा में था। अब हिंदू आए दादा के पास कि हम मंदिर बनाना चाह रहे हैं, हम इसमें साइन कर दीजिए। हमारे दादा ने बिना किसी से पूछे साइन कर दिया, मंदिर की परमिशन दे दी। सबने बड़ा बुरा भला कहा उन्हें कि तुमने हमसे पूछा नहीं, मंदिर बनवा दिया। उसने चुप तो जाओ भाई, जब आपका मैंने काम कर दिया तो मेरा काम भी आप करेंगे। उन्होंने भी एप्लीकेशन लिखी, मस्जिद बन गई। आप इस चर्च को देख रहे हैं, इससे पहले सन 1921 में मेरे पीछे एक चर्च है, तो वो जो है सन 1921 में वहाँ बना था और उसके 3 पार्ट थे। नीचे पास्टर का रेजिडेंस, जो पादरी जिस घर में रहते हैं वो, और बैक साइड में प्राइमरी स्कूल हुआ करता था और ऊपर चर्च हुआ करता था। और उसके बाद में सन 1945 में जो मेरे इधर दाहिने हाथ पर जो बिल्डिंग है वो बनी और स्कूल को और चर्च को अलग अलग कर दिया गया। 1921 से पहले ये यहाँ पर ग्रास्टनगंज है एक जगह सिद्धबली के पास में, वहाँ पर चर्च हुआ करता था। वहाँ आज भी क्रिश्चियंस का ग्रेवयार्ड है वहाँ पर। और उस समय प्रभु के एक सेवक पादरी H.H. वीक्स थे, उन्होंने वहाँ की स्थापना की। वहाँ एक डिस्पेंसरी भी चला करती थी। उसके बाद में वहाँ फ्लड आया, बाढ़ आई, और बाढ़ के बाद में सारा सेटअप इधर मीट मार्केट के पास में यहाँ पर सारा सेटअप हो गया। कोटद्वार के इतिहास की अगर हम बात कर रहे हैं तो तब की बात की जानी भी जरूरी है जब 1947 में विभाजन के बाद कई लोग कोटद्वार पहुंचे थे। उस दौरान प्रताप सिंह नेगी, जो कि भूतपूर्व सांसद थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने इन रिफ्यूजीज़ की काफ़ी मदद की। दरअसल प्रताप सिंह नेगी के कोई चचेरे भाई ब्रिटिश इंडिया के क्वेटा में रहते थे। अब 1947 में जब वहाँ हालात बिगड़ने लगे तो उन्होंने कुछ लोगों को कोटद्वार जाने के लिए कहा। प्रताप सिंह नेगी जी की कोटद्वार में रेलवे स्टेशन के पास ज़मीन थी, तो उन्होंने वहाँ कुछ परिवारों को ठहराया। उनकी वजह से बाद में कुछ और लोग भी कोटद्वार पहुँचे। फिर बाद में नगर पालिका की ओर से 1953 में देवी रोड पर रिफ्यूजी क्वार्टर बनाए गए, जहाँ उन लोगों को रहने के लिए ठिकाना दिया गया। साथ ही स्टेशन के पास कुछ खोखे रोजगार के लिए भी दिए गए। इसी दौरान ब्रिटिश इंडिया से कई सिख समुदाय के लोग भी कोटद्वार पहुँचे थे और उनमें से कुछ ने कारपेंटर का काम तो कुछ ने मोटर मैकेनिक का काम करना शुरू किया। ट्रांसपोर्ट से जुड़ा काम इसलिए भी क्योंकि 1943 में GMOU की शुरुआत हो चुकी थी। अब इंटरेस्टिंग है कि 1950 में सिख समुदाय के इन लोगों ने कोटद्वार में अब के BSNL ऑफिस के पास वाली खाली जगह पर एक ट्रक की बॉडी में ही गुरुद्वारा भी शुरू किया था। कोटद्वार स्थित सुखदेव स्वीट्स के ओनर जगदीश सचदेव बताते हैं कि मेरा नामकरण भी उसी ट्रक की बॉडी में संचालित गुरुद्वारे में हुआ था। बाद में साल 1955 में रेलवे स्टेशन के पास गोविंद नगर में गुरुद्वारे की स्थापना हुई, जो अब भव्य रूप से स्थापित है। इस गुरुद्वारे के लिए तब धनी राम मिश्र के परिवार ने जगह दी थी।
मिश्र परिवार के पास तब दुगड्डा, चौकीसेरा, सतपुली और कोटद्वार में कई एकड़ जमीनें थी। कौड़िया कैंप, रेलवे स्टेशन भी धनीराम मिश्र की दी हुई जमीनों पर ही मौजूद है। कोटद्वार की बात हो रही है तो कण्वाश्रम की बात बेहद जरूरी हो जाती है, या यूं कहें कि कण्वाश्रम के बिना कोटद्वार की बात ही अधूरी है। ये वही कण्वाश्रम है जहां ऋषि कण्व के पास हजारों बच्चे शिक्षा लेने पहुंचते थे। इसी जगह चक्रवर्ती सम्राट भरत पैदा हुए, जिनके नाम पर अपने देश को भारत नाम मिला। कोटद्वार में जो कण्वाश्रम आज आप देखते हैं, उसकी कहानी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी जुड़ती है। नेहरू जी रशिया गए थे, तो वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास। तो जब डॉक्यूमेंट्री इनके सम्मान में वो फिल्म दिखाई गई नेहरू जी को, तो उन्होंने फिर पूछा, उनके जो प्रधानमंत्री थे ये कि नेहरू जी बताइए ये जो कण्वाश्रम है ये कहाँ है। तो नेहरू जी के संज्ञान में कभी आया नहीं था, तो वो उसका बहुत अच्छा जवाब नहीं दे पाए होंगे शायद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो बहुत यहाँ आए उन्होंने, क्योंकि वो साहित्यकार भी थे, तो उन्होंने तुरंत कहा कि संपूर्णानंद जी आप बताइए ये कण्वाश्रम कहाँ है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने उस समय यहाँ पर जगमोहन सिंह नेगी वन मंत्री थे, राज्य वन मंत्री थे, तो उन्होंने जगमोहन सिंह जी को कहा कि आपको ये खोजना है कहाँ है। तो उस समय कण्वाश्रम जो है कर्णप्रयाग में भी, कण्वाश्रम जम्मू कश्मीर में भी, कण्वाश्रम मालनी नदी जहाँ पर गंगा में मिलती है वहाँ पर भी बहुत लोग दावा करते हैं कि यही असली कण्वाश्रम है। परंतु हम लोगों ने कहा कि कण्वाश्रम वहाँ भी हो सकता है, एक ऋषि अनेक जगह कण्वाश्रम बना सकता है, मगर सवाल इस बात का था कि कण्वाश्रम जहाँ भरत का जन्म हुआ है और जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वो कण्वाश्रम ये है। और बहुत विद्वानों ने यहाँ पर काम किया। उस समय एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे कुंवर हरिश्चंद्र, 1954-55 की बात बता, तो उन्होंने भी इस पर खोज की, बहुत विद्वान आदमी थे। संपूर्णानंद जी कण्वाश्रम की खोज में 1955 में आया, तो यहाँ आके वो बता गए, जगमोहन सिंह जी भी साथ में थे, कि भाई ये कण्वाश्रम है। 18 जनवरी 1956 को इसकी स्थापना की गई कण्वाश्रम। आपने कण्वाश्रम जहाँ पर वो कुछ मूर्ति है छोटी सी देखा होगा, उससे ऊपर जो 2-3 कमरे हैं वो तब के बने हुए हैं। आपको ताज्जुब होगा, तब से एक कुछ भी काम नहीं हुआ। कोटद्वार में हमारी मुलाकात डॉक्टर मंजू कपरवान से भी हुई, जिन्होंने कण्वाश्रम पर पीएचडी की है। लोग बोलते थे कि पहले कि कहाँ के हो, बच्चों से पूछती थी मैं कहाँ के हो, भाबर कि यार एक शब्द होता है हमारे गढ़वाल में भभरिया शब्द, तो बड़ा पीड़ाजनक लगता था कि जब मैंने देखा वहाँ के कण्वाश्रम के बच्चे, इस क्षेत्र के बच्चे कुछ नहीं जानते। पूछा आप जानते हो कहाँ रहते हो, बस भाबर, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। तो मैंने ये विशेष रूप से इसमें ये किया है कि भाई हम उस प्रसिद्ध स्थान के यहाँ जहाँ भरत का जन्म, नाम दिया जिसने देश को, वही आज गुमनाम हुआ, सोचो विचारो देशवासियों, ऐसा क्यों अपमान हुआ। तो मैंने इसमें जागर भी बनाया। आपको बताऊं, मैंने जागर लिखे इसमें इसके विकास के लिए। रिसर्च तो किया, रिसर्च में मैंने सोचा कि कुछ असर नहीं हो रहा है लोगों को बताने का। अब एक बोल रहा है कि मैं हूँ कण्वाश्रम का मालिक, मैं हूँ मालिक, पर मैंने जो अलग से थोड़ा सा किया, तो मैंने इसमें जागर लिखे, गीत लिखे और बच्चों को राज्य स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करें अपनी बात को, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर में आते हैं ना, सभी लोग आते हैं, उसको सुने। कण्वाश्रम के पास ही ये ऊपर की ओर अगर आप जाएंगे तो सती मठ भी मौजूद है, जहां सालों पहले एक वृद्ध साध्वी रहती थी, जिन्हें माई कहकर बुलाते थे, और उनके पास दूर दराज से लोग कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी पहुंचते थे। जैसे सती मठ का बताया आपको, सती मठ में ऐसे जड़ी बूटी भंडार है कि वहाँ कैंसर जैसे रोगों का इलाज होता था, और हम वहाँ गए। पहले हमारा शुरुआत उसी से हुई कि हम सती मठ जाते थे, इनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब था तो वहाँ जाते थे, तब हम वहाँ बैठते थे कण्वाश्रम में। वहाँ कण्वाश्रम से पोखाल के लिए करीब 17 से 18 किलोमीटर का एक पैदल रास्ता भी है, और पहले लोग इस रूट का काफ़ी इस्तेमाल भी किया करते थे। 98 में भी लोग यहाँ से वहाँ जाते थे। पोखाल वाले जो थे, इस रास्ते, जंगल का रास्ता था, और जो पुराने लोग हैं उनको नहीं लगता ज़्यादा डर, तो वो इस रास्ते जाते हैं।
तो इस रास्ते का विकास हो, कहते आपने सुना भी होगा कि ये चौकी घाट जो थी मंडी थी, पहले चौकी घाट मंडी थी, बद्रीनाथ जाने इसको मालने को गंगा के समान पवित्र माना जाता था। उस रास्ते और ऊपर पौखाल की तरफ जाते हैं लोग, तो वहाँ छोट्याल धार मतलब शकुंतला की धार, वशिष्ठाश्रम सारे उस बेल्ट में, और चरेक आप जाएंगे इधर से भी जाएंगे तो चरेक डांडा। तो इस चरक ऋषि जो हुए, इतना जड़ी बूटी का भंडार, इतना उसका विकास हो, वहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाए। अगर आप कोटद्वार से कण्वाश्रम को अलग कर दें तो कुछ महत्व नहीं, तब हम भभरे जो कण्वाश्रम को जोड़ते हैं तब हमारा महत्व है, राष्ट्रीय, पौराणिक, ऐतिहासिक, तब महत्व है। और उसको जोड़ने के लिए उसका विकास बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में जो लिखा जागर कि हमने कण्वाश्रम के बारे में सुना कि हे हाँ कण्वाश्रम मैं श्री कण्वरेंद्र छाई, 10,000 विद्यार्थी छाई, और 10,000 विद्यार्थी पढ़ छाई, और वेद वेदांगा का अतिरिक्त और शिक्षा भी दिए जान छाई। पर मैंने सोच मी कण्वाश्रम जो अरे खोलियो रे गयो रे देखी क आज कण्वाश्रम है। तो शुरू में जो मैंने करा, ये हमने भरत महोत्सव में भी बच्चों ने मेरे जागर किया, राज्य में भी गए, अच्छा इसको सराहा गया। कण्व ने शकुंतला को बचाया भी और पढ़ाया भी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी हमारे इसी कण्वाश्रम से गया है। कण्वाश्रम के नाम पर कोटद्वार का नाम हो, इसके लिए डू समथिंग सोसाइटी के प्रयास सराहनीय रहे। उनके प्रयासों से न सिर्फ कोटद्वार का नाम कण्व नगरी हुआ, बल्कि कोटद्वार स्थित कलाल घाटी क्षेत्र को भी कण्व घाटी के नाम से पहचान मिली। इस कोटद्वार का नाम हमने कण्व नगरी के नाम से करने के लिए जो है नगर निगम को एक प्रस्ताव भेजा डू समथिंग सोसाइटी के द्वारा, जिसका मैं संरक्षक भी हूँ। कि भाई इस कोटद्वार को लोग जानते नहीं हैं। दिल्ली बम्बई अगर हम जाते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई कोटद्वार, वो पूछते हैं कहाँ से आते हो, तो हम कोटद्वार बताते हैं, वो कहते हैं ये कोटद्वार है कहाँ। हम उनको समझाते हैं कि भाई हरिद्वार के पास है, और हरिद्वार के पास जहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ जो इलाका है उसके नज़दीक पड़ता है। तो वो बोलते हैं यार कोटद्वार तो हमने सुना नहीं, तो बड़ा अजीब सा लगता था। तो फिर हमने ये निश्चय किया कि इस कोटद्वार को भी थोड़ा ऐतिहासिक नाम कर्ण से जोड़ा जाएगा, जहाँ पर कर्ण आश्रम है उस कर्ण से जोड़ेंगे, जहाँ पर भरत पैदा हुआ उस कर्ण आश्रम में, उससे जोड़ेंगे तो लोगों को जानकारी होगी। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने नगर निगम को ये प्रस्ताव भेजा, इस कोटद्वार के नाम आप कर्ण नगरी जोड़ें तो लोगों को जिज्ञासा भी होगी और जानकारी भी होगी। तो नगर निगम ने हमारी बात सुनी और उन्होंने इस प्रस्ताव को हमारा मंजूर किया, और आज कोटद्वार को कर्ण नगरी कोटद्वार के नाम से जानने लगे लोग बाग। और नगर निगम ने भी अपने बोर्डों में, तमाम कार्यालयों में कर्ण नगरी कोटद्वार इसको बना दिया गया। सन 1990 में इसके बाद हमारी संस्था, क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ पर गठन किया गया तो हमारे दादाजी पूज्य देवी प्रसाद जी शर्मा और मेरे पिताजी ने मिलकर यहाँ पर अखिल भारतीय वैदिक एवं संस्कृत सम्मेलन का 7 दिवसीय आयोजन 1990 में कराया। भारत सरकार द्वारा समायोजित ये आयोजन था, जिसमें पूरे भारतवर्ष से 1000 से ज़्यादा विद्वान, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में टीम्स आई थी, और कण्वाश्रम विषय पर ही बहुत सारे विचार मंथन यहाँ पे किए गए। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, भारत सरकार ने इसको प्रायोजित किया, और उस वक्त बहुत शानदार धनराशि 25-25 लाख रुपए की विजेताओं को धनराशि भारत सरकार द्वारा दी गई। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं उस वक्त के भी। 1956 का शिलापट भी जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी आप इसमें देख पाएंगे कि मैं सब आपको दूंगा। और साथ ही ये 1990 का जो 7 दिवसीय आयोजन हुआ, इसका सारा शंकराचार्य जी भी इस आयोजन में पहुंचे थे, पूरी भारत सरकार के लोग यहाँ पर थे। तो ये सभी संस्थाओं ने भी हमारा सहयोग किया था और इस प्रकार से आयोजन किया जाता है। और अब 2014 से वैसे हमने शुरू किया डू समथिंग सोसाइटी के तहत, लेकिन 2015 से ऑफिशियली 3 दिवसीय भारत नामदेव भरत महोत्सव का आयोजन इसी ध्येय के साथ हम कर रहे हैं कि हमारा जो ये पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर है इसको पुनः राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम कैसे पहुंचा पाए। डू समथिंग सोसाइटी के संरक्षक प्रकाश कोठारी बताते हैं कि आनंद विहार कोटद्वार एक्सप्रेस का नाम कण्व नगरी एक्सप्रेस किए जाने को लेकर उन्होंने सांसद अनिल बलूनी को लेटर भी लिखा था, मगर बात नहीं बन सकी। एक ट्रेन चलती है हमारी दिल्ली से, आनंद विहार एक्सप्रेस, तो उसके लिए
मैं अपने माननीय सांसद महोदय से कई बार प्रार्थना कर चुका हूँ, कई बार लिख चुका हूँ, इवन प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री को, सबको लिख चुका हूँ कि भाई इसको कर्णो नगरी से जोड़ दीजिए। कर्णो नगरी हमारा एक शहर का नाम है और उसके नाम से वो ट्रेन का नाम दे दिया जाएगा, तो लोगों को एक इस कोटद्वार के बारे में लोगों को जानकारी भी होगी कि कर्ण आश्रम वहाँ पर है, भरत वहाँ पैदा हुआ था। तो उसके लिए अभी तक कोई हमें सकारात्मक कोई उसका पहल नहीं हुई, इसके लिए हमें दुख भी है। लेकिन मैं बार बार फिर भी प्रयासरत हूँ कि इस आनंद विहार से जो कोटद्वार के लिए गाड़ी चलने वाली ट्रेन चलती है उसका नाम कर्ण नगरी एक्सप्रेस रखा जाए, तो लोगों को इस कोटद्वार के बारे में और अधिक जानकारी होगी, कर्ण आश्रम के बारे में जानकारी होगी, लोगों का जो यहाँ पर पर्यटन का जो व्यवसाय है वो भी बढ़ेगा। तो अब हमारी इच्छा यही है कि इसको कोटद्वार के लिए जो ट्रेन चल रही है आनंद विहार एक्सप्रेस को कर्ण नगरी एक्सप्रेस किया जाए। बसंत पंचमी के दौरान 3 दिन का भव्य मेला यहाँ हर साल आयोजित होता है, जो साल 1956 से लगातार हो रहा है। मेला होता था हमेशा, ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। पुराने फ़ोटो से मतलब ये मालूम चलता है उस समय लोग बाग जो है चौड़ा पजामा टोपी पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, क्योंकि ये बंडी पहनते थे, क्योंकि ठंड के दिन होते थे। जो भी मेला होता था तो बसंत पंचमी के दिन होता है वहाँ पे, तो वो पहले से ही होता आया है। तो काफ़ी उस समय से ही जो है वो मेले का स्वरूप जो है, हम बचपन से हमारी गाड़ियाँ जाती थी यहाँ से, क्योंकि सभी के पास बसें थी। मेन ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जैसे हमारा भी था, ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस, हार्डवेयर का भी बिजनेस। कोटद्वार में मिठाइयों की कई पुरानी दुकानें भी हैं। सुखदेव स्वीट शॉप, हॉट एंड कोल्ड, टूरिस्ट और भंडारी मिष्ठान भंडार इनमें फेमस हैं। अभी हम सुखदेव स्वीट शॉप के बाहर हैं। 1947 में एक फैमिली पार्टीशन के बाद डेरा इस्माइल खान से कोटद्वार पहुंची और उन्होंने यहाँ मिठाई की एक दुकान खोली, जो आज शहर भर में बड़ी फेमस है। और ये दुकान, इस दुकान सन 47 से किराए पर हमारे पास। तब इसका पुराना नाम हुआ करता था फ्रंटियर होटल। पिताजी ने फिर मतलब सारे ग्रुप ने 12-13 लोग थे, उन्होंने करके दुगड्डा में भी फ्रंटियर बेकरी के नाम से काम किया, पौड़ी में फ्रंटियर होटल, ये उन्हीं का बना, तब का ही बना हुआ है। मतलब कुछ सालों के बाद, 2-3 साल के बाद पिताजी को शुरू में इसी दुकान में 20 रुपये महीना सर्विस मिलती। गुरुओं का आशीर्वाद था। अगले साल से ही, सन 48 से ही प्रोफेशन टैक्स देने लग गए थे। हमारे पास फिर दूध का कारोबार रहा, तो फिर आर्मी की सप्लाई इन लोगों ने मिल करके, पेरेंट्स वगैरह ने मिल करके सब लैंसडाउन दूध की सप्लाई उसमें करी है, मिलिट्री में सन 61 तक सप्लाई करी। तीलू रौतेली चौक में कोटद्वार की एक फेमस शॉप है हॉट एंड कोल्ड। यहाँ की अगर सॉफ्टीज और पेस्ट्री नहीं खाए तो आपका कोटद्वार आना सफल नहीं माना जाएगा। कहीं पे मेरे दादाजी की भी एक मतलब चाय की भट्टी हुआ करती थी इसी जगह पे, है ना। तब धीरे धीरे ऑर्गेनिक प्रोसेस से तब पापा को करना पड़ा, तो पार्ट टाइम में पापा स्कूल भी पढ़ते थे, ये पब्लिक इंटर कॉलेज हुआ करता था सामने, और साथ साथ अपने लाइवलीहुड और को सपोर्ट करने के लिए चाय बेचा करते थे। हमारा प्रॉफिट्स तो होते नहीं थे, मगर लाइवलीहुड के लिए जो अपने नींबू चौड़ में हमारा खेत है उसमें हम खेती बाड़ी करते थे, तो आना जाना पापा का दादी के साथ। तो पापा धीरे करके पापा ने बिज़नेस करा, है ना। फिर 75 के बाद से स्टार्ट किया था। 86 में मेरे फादर की शादी हुई, तब उसके बाद 80s के बाद हम सॉफ्टी में आए। धीरे धीरे उसकी ब्रांड वैल्यू बनी, हमारी सोशल क्रेडिबिलिटी बढ़ी, जो साख बनी धीरे धीरे हुई। मम्मी पापा मिलके करे, दादी भी थी, दादी भी बिहाइंड द सीन्स थी यहाँ पे। फिर 2017 में मेरा भाई भी आया, 17 में बड़े भाई आए, वो भी अपनी जॉब छोड़ के आए फॉरेन से, वो भी लगे रहे। और क्या कहते हैं कि धीरे धीरे फिर 2020 में हमने एक्सपेंशन कर दिया, है ना, बेकरी और स्वीट्स भी जोड़ा 2020 में। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस दौरान जो 80s 90s 21वीं सदी का पहला दशक और अभी भी इसमें दूसरे दशक में भी कई सारे लोगों के मैट्रिमोनियल अलायंस हमारी दुकान में होते थे।
हाँ, एक तरह का मतलब देखिए कि कॉफ़ी हाउस के नाम से जाना जाता था 80s के दौर में। लोग कनेक्ट होते थे, गपशप करते थे। बीएससी करने के बाद मैं 1980 में दिल्ली सीबीआई इंस्पेक्टर का पेपर देने गया यूपीएससी हॉल में। तो पेपर देने के बाद मैं घूम रहा था कनाल प्लेस में, क्योंकि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था 79 में। तो मुझे तो नौकरी करनी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्या करूं। तो मैंने एक सॉफ्टी की दुकान देखी। भले ही मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अंदर घुस सकूं, क्योंकि उसके रेट काफ़ी वो थे। और हम लोग कुछ हीन भावना से ग्रसित भी होते हैं कि इतने बड़े शोरूम में कैसे घुसे। पर मैं बाहर झांकता रहा कि कैसे निकल रही है। पहली बार तो मैंने सॉफ्टी खाई थी, पहले तो मैं उसे चाट रहा था। तो फिर किसी सज्जन ने कहा ये खाना पड़ता है कौन मुझे, तो मैं खाने लगा, पर उधर ही देख रहा था मैं किस तरह से। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं जो हूँ, अगर नौकरी नहीं करता तो ये कारोबार शुरू करो। एक सीनियर हमारे बड़े भाई स्वर्गीय चंद्रमोहन बर्थवाल और मैंने, वो एमएससी साउथ जैन से कर चुके थे, मैं बीएससी कर चुका था। हमने योजना बनाई कि क्यों ना हम कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएं कोटद्वार में। हम इधर दुकान भी चल रही थी, पार्ट टाइम हम कोचिंग भी शुरू कर दिया था हम दोनों ने। आइसक्रीम का काम शुरू कर दिया मैंने 84, हाँ 84 लास्ट और 85 में। बर्थवाल जी ने तो बेकरी का करा और मैंने आइसक्रीम का काम शुरू कर दिया। तो उस समय 84 में मैंने इंडियन मशीन ली थी, एक एक करके बढ़ती रही, 1 2 3। मेरी बाईं ओर रेलवे स्टेशन है और ठीक आगे की ओर बस स्टेशन। तो ये दोनों बिल्कुल पास में ही हैं और यहीं रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पास में कोटद्वार की एक बहुत पुरानी मिठाई की शॉप है जिसका नाम है टूरिस्ट। तो यहाँ से जब भी कोई टूरिस्ट गुजरते हैं तो अपनों के लिए वो मिठाइयाँ ले जाना बिल्कुल नहीं भूलते। और बहुत पुरानी ये कोटद्वार की दुकान है और आज कोटद्वार में टूरिस्ट के 2 और आउटलेट्स भी हैं। 1952 में 1952 में इस टूरिस्ट की स्थापना हुई और उनके साथ साथ जो है हमारे जो फादर जो अब नहीं है ना, वो साथ साथ काम करते रहे। उन्होंने मिलके बिजनेस को ग्रो किया। उसके बाद फिर 1981 में अपनी ग्रेजुएशन करके तो मैं इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। 72 तक दादाजी रहे, 2005 तक फादर रहे, उसके बाद से चली रहे। तब तक ये रचित साथ में है, विकास जो सुबह ब्रदर देखा, ये लोग साथ में हैं। यहाँ झंडा चौक के पास भंडारी मिष्ठान भंडार है जहाँ की चॉकलेट्स के लिए दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। यह शॉप हमारी जो है 1962 में खुली थी, जिसकी शुरुआत हमारे फादर ने करी थी। और जब हमारे फादर ने इसकी शुरुआत करी थी तो महज चाय और समोसा और काले जाम बना के यहाँ पे सेल हुआ करती थी। और धीरे धीरे उन्होंने इस काम को जो है इस्टेब्लिश किया और उसके बाद जो है उन्होंने चॉकलेट, बाल मिठाई और मिल्क केक इस तरह की स्वीट्स बनानी शुरू करी। और सेकंड पीढ़ी जो है आज हम इस जनरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम जो शुरुआत थी चॉकलेट की वो 200 रुपये से शुरू हुई थी और आज चॉकलेट का रेट जो है 560 रुपये किलो है। सब्जी मंडी गोखले मार्ग में बड़ी पुरानी जलेबी की एक दुकान है जो गढ़वाल दूध भंडार नाम से फेमस है। ये दुकान करीब 50 साल पुरानी है। शुरुआत में यहाँ सिर्फ दूध और जलेबी ही बेची जाती थी। अब नमकीन वगैरह के लिए भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। कोटद्वार में जब जीएमओयू की शुरुआत हुई तो तब इसने पहाड़ में सामाजिक तौर पर भी अपनी अहम भूमिका निभाई। पहाड़ के आम लोगों को बस का दीदार सबसे पहले जीएमओयू ने ही कराया। पहाड़ में जीएमओयू की शुरुआत किस तरह से हुई ये कहानी भी अपने आप में बड़ी ही दिलचस्प है। इसे लेकर हमने जीएमओयू के पूर्व डायरेक्टर विजय माहेश्वरी से बात की। क्योंकि गढ़वाल में यातायात के साधन बिल्कुल नहीं थे ब्रिटिश गढ़वाल के टाइम, और उस समय संयुक्त प्रांत हुआ करता था उत्तर प्रदेश। और सन 35 से मेरे पिताजी स्वर्गीय रामचरण माहेश्वरी जी ने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट किसान मोटर सर्विस के नाम से शुरू की थी। तो उस समय हमारी बसें और ट्रक कोटद्वार से हद्दू खाता और कोटद्वार से
डुगड्डा फतेहपुर तक जाया करते थे। और उस पीरियड में सन 41-42 में जो जब कैंटोनमेंट स्थापित हो गया था लैंसडाउन में, तो बसों का, ट्रकों का, ढुलान का ठेका हमारे पास ही था। उस समय GMO नहीं थी। GMOU को बनाने में जब 8-10 गाड़ी हुआ करती थी, उसमें 4 गाड़ी मेरे पिताजी की थी, UPY 4 नंबर, UPY 13 नंबर, UPY 67 नंबर। तो 4 गाड़ी हमारी थी और 4-5 गाड़ी यहाँ जो पुराने संस्थापक मेंबर रहे, छाजू राम जी, मक्खन लाल जी, RNS सैमुअल जी, राजा राम चौधरी जी, 7-8 गाड़ी हुआ करती थी। करीब 15 गाड़ी थी। तो आपस में जब रेल आया करती थी सुबह 6 बजे ट्रेन आती थी, तो उसमें बड़ा खींचातानी होती थी सवारी को ले आने के लिए, डुगड्डा ले आने के लिए। तो जो बहुत दिन तक घपले भी होते रहे। फिर लोगों ने सोचा, उस समय स्वर्गीय प्रताप सिंह नेगी जो बाद में MP बने 71 के उसमें, तो उनको प्रयास किया गया, क्योंकि वो सोशल नेता थे, कि भाई एक संस्था बनाई जाए। ऐसे में आपस में लड़ाई झगड़े ड्राइवर कंडक्टर्स में, मालिकों में होते हैं। तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत थे। तो उस समय रेल से जो है मेरे पिताजी और प्रताप सिंह नेगी जी वहाँ गए, सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय में गए और उनको कहा जी हमें रजिस्ट्रेशन करना है। क्या रजिस्ट्रेशन करने आया कि क्या नाम GMOU का? तो ऐसे कहते, तो उन्होंने एक कागज़ की पन्नी में, सिगरेट की पन्नी में लिखा, हम गढ़वाल से आए हैं, ये काम करना। तो उन्होंने उसी पर्ची को देके गोविंद बल्लभ पंत जी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को फ़ोन करा, भाई ये गढ़वाल से आए हैं, इनकी कंपनी बनानी है। तो आप सोचिए कि उस ज़माने में उनके एक पन्नी के एक लेटर पैड पे ना लिखे, सीधा उन्होंने उसको कह दिया। उन्होंने कहा इनका रजिस्ट्रेशन करो। तो लखनऊ से हमारा रजिस्ट्रेशन 1943 में हो गया। उस समय 7 लोग इसके पैटर्न मेंबर बने। तब GMOU के ड्राइवर और कंडक्टर सवारियों को बैठाने के लिए बीड़ी की घूस भी दिया करते थे। हमारी बसें तब जो है 43 से लैंसडाउन तो जाया करती थी, कोटद्वार से लैंसडाउन आर्मी को ढोती थी, और वापसी में जब बसें आती थी खाली आया करती थी। तो उस समय मतलब हमारे ड्राइवर कंडक्टर जो हैं पैसेंजर को बैठाने के लिए बीड़ी की घूस दे देते कि आपको बीड़ी पिलाएंगे। मतलब बीड़ी बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हमारे कंडक्टर ड्राइवर जो बीड़ी दिया करते थे। और साथ में एक चीज़ बताऊँ, बीड़ी के साथ साथ यहाँ कोटद्वार में बीमारी उस समय बहुत होती थी। सन 40 से 50 के दशक में यहाँ प्लेग से बहुत बीमारी और मलेरिया की बीमारी बहुत हुई थी। तो पानी जो है डुगड्डे से आया करता था, चूनाधारा से। तो ये आप सोचिए कि उसमें कैसी भावना थी लोगों में। हमारे ड्राइवर कंडक्टर जब वापसी गाड़ी आती थी तो कंट्रोल में पानी लाते थे कोटद्वार के लिए। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान GMOU की गाड़ियां पाकिस्तान तक गई थीं। 62 की लड़ाई में हमारी गाड़ियों ने पाकिस्तान तक गाड़ी गई थी, क्योंकि डिमांड हुई वहाँ पे जब लड़ाई हुई थी शुरू। और नेफा बॉर्डर भी गाड़ियाँ GMOU की गई। और 62 की लड़ाई में, 62 के बाद फिर सरकार का ध्यान गया, जब तिब्बत बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ी थी। उस तिब्बत बॉर्डर में साधन नहीं था, सिर्फ गाड़ियाँ पीपलकोटी तक जाने लग गई थी। तब पीपलकोटी से पैदल जाया करते जाती। तब जो यशवंतराव बलवंतराव चौहान, मुझे याद है, इन्होंने फिर कहा कि भाई कनेक्शन जोड़ना जरूरी है बद्रीनाथ माना की वजह से, माना चूँकि वो बॉर्डर है, मानी थी माना। तो तब ये 6 साल में रोड बन के तैयार हुई। 68 में रोड बन के तैयार हुई थी, पीपलकोटी टू जोशीमठ बद्रीनाथ बाद में बनी। तो उसके बाद जो है उस रोड का राष्ट्रीयकरण हो गया। हमारी बसें जाने नहीं दे रहे थे। तब हम सब यहाँ से रिपोर्ट गई यूपी गवर्नमेंट की, भाई GMO को अलाउ करो। तब GMO वहाँ चली और आर्मी की बहुत सेवा करी। आर्मी के ठेके हमारे थे। सबसे पहले GMO को ठेका दिया करते थे कि भाई ये संस्था एक GMO की उत्तराखंड की रीढ़ है और रोज़गार को दे रही है, कंडक्टर को, ड्राइवर को, पेंटर को, मजदूरों को। तो हमें फिर इसका परमिट मिले। उस परमिट के आधार पे हम लोगों ने आर्मी की सेवा भी करी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को रोड ट्रांसफ़र हो गई। ये PWD रोड फिर BRO ट्रांसफ़र हो गई, जिसे GRT भी कहते हैं, BRO भी कहते हैं। और उसके बाद हम पे भी ठेके रहे और बहुत कंपनी ने बड़ा राइज़ किया। हम लोगों ने यहाँ की पर्यटन को बढ़ाने के लिए, बद्रीनाथ को लिंक करने के लिए रेस्ट हाउस बनाए, टूर बनाए थे, पैकेज टूर बनाए, कर्माश्रम के टूर बनाए। कर्माश्रम का हमने एक पैकेज बनाया था, कोटद्वारा कर्माश्रम सिद्धवली दुर्गा देवी। कोटद्वारा से सिद्धवली आई यात्री, दुर्गा देवी जाए, कर्माश्रम आए, वापस आए। ये टूर भी हमने बनाया ताकि कर्माश्रम का और हमारे सिद्धवली पौड़ी जनपद का डेवलपमेंट हो। उस समय गाड़ी को लॉरी कहा जाता। वो लॉरी में ऐसा होता था कि
एक ड्राइवर सीट, उसके बगल में एक सीट होती थी, क्या नाम, फ्रंट बैठने वाली है, उसके पीछे 4 सीट होती थी, उसे कहते थे फर्स्ट क्लास। फिर होता था मिडिल क्लास में 4 सीट, उसका दरवाज़ा अलग होता था। और तीसरे में जो था दोनों तरफ खिड़कियाँ होती, खिड़की की तरफ होती थी, बीच में एक जो है लेन और होती थी, तो करीब वो 32 सीट करीब बनती थी। और ये करीब सन 82 के बाद जो है फिर फ्रंट फेसिंग का कल्चर आया कि भाई फ्रंट फेस होनी चाहिए। लॉरी में पहले शुरू में मैं आपको बताऊं कि लकड़ी के पहिए भी चले हैं, सन करीब जो है ये 30-35 की करीब है। और आगे लाइट जो थी लालटेन लगा करती थी, वो डोटे से गाड़ी जाती थी और बीच बीच में बंद भी हो जाती थी, धक्का दिया जाता था और लोग बड़ा सपोर्ट करते थे। वहाँ तक गई, उसके बाद वापस आ गई। कोटद्वार शहर में खुलने वाली पहली मेडिकल शॉप भी विजय माहेश्वरी जी के परिवार की ही थी। उन्होंने हमें इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। ये शॉप मेरी, हमारा लाइसेंस जो है संयुक्त गढ़वाल में उस समय पहला नंबर लाइसेंस है, वो मेरे पास लाइसेंस कॉपी भी है। और वो हमें काम करने की इजाज़त 41 में मिल गई थी और 46 में हमें लाइसेंस इशू हुआ। पहले फादर बैठते थे, फिर मेरे मामा जी बैठे, उसके बाद मेरे बड़े भाई बैठे, अब फिर मैं बैठा। अब मेरे बच्चे जो हैं 5वीं पीढ़ी के बच्चे, वो फार्मासिस्ट हैं, वो शॉप को चला रहे हैं। ये 20 साल तक 2 ही कोटद्वार में 2 ही लाइसेंस दवाई के थे। एक तो हमारे पास था मैसेज कृष्ण कुमार शिव कुमार नाम से, एक सिर्फ दीपक एंड कंपनी के नाम पे था। 2 लाइसेंस थे। ये 2 लाइसेंस करीब 50 साल तक रहे। उसके बाद जो है डॉक्टर डबलाल जी जो आरोग्य सदन ये आए और आज की डेट में करीब 250 लाइसेंस हैं। कोटद्वार के कुछ पुराने लोगों में से अग्रवाल फैमिली भी है। 1940 के आसपास जब नेहरू जी दुगड्डा पहुंचे थे, तब कोटद्वार में ही अग्रवाल जी की कार की सवारी उन्होंने की थी। 1910 के बाद जो है हमारे पास, फादर के पास एक कार थी, जीप कार थी। पूरे बड़े गढ़वाल में एक ही जीप थी। वो जनहित के लिए थी। जनहित का मतलब ये कि आपको चाहिए आप ले जाइएगा, इनको चाहिए ले जाएंगे, किसी की शादी हो रही, किसी को कहीं जाना। ड्राइवर मेरे साथ तो एक हमारे भाई थे, वो चला के ले जाया करते थे। तो 1910 या 12 में ना 1940 के आसपास नेहरू जी आए थे दुगड्डा। तो उस समय जाने का साधन नहीं था, बैलगाड़ी चलती थी, तो हमारी जीप का इस्तेमाल हुआ था, उसमें बैठ के वो गए थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, वो भी उसी जीप में बैठ गए, क्योंकि 45 के बाद से यहाँ जीप लोगों ने आनी शुरू हुई। उससे 45 से पहले वो सर्वे कर चुके थे। कोटद्वार का गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जिस जमीन पर मौजूद है वो पहले किसी जर्मन की थी और तब इसे जर्मन गार्डन भी कहा जाता था। और बाद में फिर कुछ कोटद्वार के इंटेलेक्चुअल्स ने मिलकर 10 से 15 हज़ार रुपये की मदद की, फंड जुटाया और इस कॉलेज की शुरुआत की। फिर पहले ये मिडिल स्कूल था, फिर बाद में हाई स्कूल बना और अब ये इंटर कॉलेज के रूप में मौजूद है। चूँकि यहाँ पे एजुकेशन नहीं थी, एजुकेशन के लिए जो है प्रयत्न किए गए, तो 1937 में जो ये वर्तमान में पब्लिक इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC है यहाँ पे, उस लैंड को जो है जर्मन गार्डन कहते थे। कोई जर्मन होगा वो उसके पास होगी, तो वो लैंड को जो है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने, बैनर्डी थे शायद, तो उन्होंने ये सोचा कि इसको जो है ऑक्शन कर देते हैं। तो ये लोग जो है एक्टिव हुए और उन्होंने ये विचार किया कि उस लैंड को जो है एक स्कूल के लिए जो है ले लिया जाए और उसकी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे दी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उन्होंने एक शर्त ये रखी कि आप बिल्डिंग बनवाइए पहले थोड़ी सी, और लगभग 10 या 15 हज़ार रुपये का चंदा जो है पैसा स्थानीय स्रोतों से जो है इकट्ठा कीजिएगा, तो फिर आपको ये मैं लैंड स्वीकृत करता हूँ। तो ये इन लोगों ने वो मुहिम चलाई। इसमें जो ज्योति प्रसाद जी, जो शेवाल जी के फादर हैं, वो तो उसके प्रधान होते थे उस कमेटी के, और मेरे पिताजी जो है उसके सेक्रेटरी होते थे, कांति प्रसाद माहेश्वरी जी। तो इन लोगों ने वो पैसा इकट्ठा किया, बिल्डिंग भी बनाई। फतेहपुर से जो है गुमखाल की सड़क जो है वो बननी थी, उसका इनॉग्रेशन होना था। ये 1939 के करीब की बात है। तो उसमें वो गोविंद बल्लभ पंत जी यहाँ आए हुए थे। तो उसी समय इन लोगों ने जो ये
स्कूल के लिए जो प्रयत्न कर रहे थे उनको अप्रोच करके स्कूल का शिलान्यास भी उनके द्वारा ही करा दिया गया। योगेंद्र गिलरा कोटद्वार में रामलीलाओं की हिस्ट्री पर भी बात करते हैं, साथ ही कोटद्वार के पहले थिएटर की भी जानकारी देते हैं। रामलीला सबसे शुरू में पहले तो धर्मशाला में होती थी, जब धर्मशाला बनी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पीछे जो हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर की से इधर की तरफ जो यहाँ पे ये बिजली का खंभा जो इसके पास है, टेलीफोन एक्सचेंज के पास है, यहाँ स्टेज होता था। और ये जो बिल्डिंग है जो पीछे लेसडाउन वालों की है शायद, उसमें पीछे की तरफ में जो है वो एक्टर्स वगैरह के मेकअप वगैरह होते थे। तो रामलीला यहाँ पे भी होती थी, इस जगह भी होती थी। फिर जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो है अब ये जिला परिषद मार्केट है, ये पूरा ग्राउंड था, पूरा बड़ा ग्राउंड था, यहाँ पे भी रामलीला बहुत हुई है। हमें योगेंद्र गिलरा जी ने वो पैम्फलेट भी दिखाया जो तब रवि टॉकीज की ओर से लहरे फिल्म को लेकर पब्लिश किया गया था। जो ये गढ़वाल टॉकीज है ना, हाँ। ये सबसे पुराना है। कब का? इसमें एक 2-3 डॉक्यूमेंट मिलते हैं ऐसे कि एक कोई मीटिंग जो है या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई कराई है या GMO की कोई मीटिंग हुई है, तो वो अर्जुन थिएटर लिखा हुआ है, अर्जुन। तो हो सकता है कि इसका नाम पहले अर्जुन हो, ये 1950 के करीब का होगा बना हुआ। फिर बाद में जो है, जो मैंने किशन लाल अग्रवाल जी का नाम आपको लिया, जो बाद में नगराध्यक्ष भी बने म्यूनिसिपैलिटी के, उनके छोटे भाई थे, उन्होंने अपने बड़े बेटे के नाम पे इसका नाम रवि टॉकीज कर दिया था। उन्होंने काफ़ी साल चलाया। फिर वो लोग जो है यहाँ से, उनकी डेथ हो गई शायद, तो उनके बच्चे जो है यहाँ से फिर श्रीनगर चले गए। वहाँ पे श्रीनगर में जो टॉकीज पहला बना वो उन्होंने ही चलाया है। कोटद्वार में खुलने वाले पहले कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो 1960 में यहाँ पहला कॉम्प्लेक्स खुला और उस वक्त यहाँ पर जो दुकानें थी उनका किराया 50 रुपये महीना हुआ करता था। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय टीकाराम कुकरेती, जिन्होंने 1960 में इस कॉम्प्लेक्स की स्थापना अपने पिताजी स्वर्गीय महानंद कुकरेती जी के नाम पे इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनवाया। उनका विचार ये था कि यहाँ एक बढ़िया ऐसा मार्केट बनाया जाए कि जिसमें सभी चीज़ें उपलब्ध हों और उनके अपने भाई लोगों के साथ मिल करके इस यहाँ व्यापार किया जाए, वो संभव नहीं हो पाया। तो फिर बाद में क्या हुआ कि इसको किराए पे देना पड़ा। उस ज़माने में इसमें 23 दुकानें बनी थी, वो धीरे धीरे फिर वो किराए पे दे दी गई। यहाँ से एक बस चलती थी, इसका नाम गंगा बस सर्विस था, उसका ऑफिस भी यहीं पे था। और उस समय पे कोटद्वार एक व्यापारिक केंद्र था, तो जो पहाड़ से आने वाले लोग थे उनको यहाँ रुकने में असुविधा होती थी, तो उनके लिए एक होटल बनाया गया। उसका किराया उस समय पे 4 रुपये हुआ करता था डबल बेड का। और धीरे धीरे हमने एक बार उसका किराया 4 रुपये से बढ़ा के 8 रुपये कर दिया, तो हमारे पिताजी ने हमें बहुत डांटा कि भाई तुम लोगों को लूट रहे हो, है कि नहीं। 8 रुपये किराया, यहाँ गरीब लोग आते हैं भाई, उनको ख्याल रखना चाहिए। उस ज़माने में जो किराया था इन दुकानों का वो सिर्फ 50 रुपये था। जिन यात्रियों को पौड़ी श्रीनगर जाना है वहाँ से 6624 में चाल लें, टिकट पर चले के द्वारा वहाँ में ही प्राप्त करें। उत्तराखंड रोडवेज की करीब 74 साल पुरानी एक बिल्डिंग भी यहाँ पर है, जिस पर निर्माण के बाद से साल 2024 तक काम ही नहीं शुरू हुआ था। अब इसके बगल में एक नई बिल्डिंग बन रही है, निर्माणाधीन है, जो संभवतः करीब 1 से 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। वर्तमान जो भवन आप देख रहे हैं, ये 1950 के दशक का ये भवन का निर्माण किया गया था। कोटद्वार का, चूँकि आप जानते हैं कि कोटद्वार का जो पूर्व में जो आर्थिक महत्व गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के लिए था, उसके आधार पर ये उत्तराखंड परिवहन निगम के इस कोटद्वार डिपो को स्थापित किया गया था।
सर्वप्रथम यहाँ पे जो सेवाएं थी वो इस तरह की थी कि जो मालवाहक वाहन का ही यहाँ से संचालन होता था। समय समय जैसे जैसे प्रगति होती गई तो धीरे धीरे जो है पहाड़ के तमाम जो स्थान थे उनको जो है इस डिपो से जो है कनेक्ट किया गया। और वर्तमान में आज की स्थिति में ये है कि जब उत्तराखंड बनने के बाद सन 2003 में हमारे उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना हुई। राज्य स्थापना तो 2000 में हुई थी 9 नवंबर को। तो उसके बाद जो है आज हम इस स्थिति में है कि आज हमारे पास 70 गाड़ियों का जो हमारे पास फ्लीट है। लेकिन इस बीच में ये भवन जो है 1950 से 2022-23 तक जो है ये इसी स्थिति में है जैसा कि आप देख रहे हैं। और उम्मीद ये है कि कुछ 6 माह में जो है हमें नए मतलब जो है नई बिल्डिंग जो है हमारे हैंडओवर हो जाएगी। कोटद्वार के मवा कोट में मकर संक्रांति के दिन एक अनोखा मेला भी आयोजित होता है। इसे गिंदी का मेला कहते हैं। उत्तराखंड में कई अन्य जगहों भी गिंदी का कौतिक आयोजित होता है। थल नदी में आयोजित होने वाले गिंदी कौतिक से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और हमारी बड़ी खुशनसीबी रही कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन हम कोटद्वार में ही थे। कोटद्वार तक ज्यादा पर्यटकों के न आने की वजह लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग भी है। 1965 से ये रूट मोटर मार्ग के रूप में मौजूद है, जो इससे पहले ब्रिटिश काल में ढाकर पैदल मार्ग हुआ करता था। करीब 8 से 10 किलोमीटर लंबा ये रूट कोटद्वार से हरिद्वार और देहरादून को सीधे जोड़ता है। कोटद्वार के प्रगतिशील लोग सालों से इस मार्ग के न बन पाने के पीछे की वजह स्थानीय लोगों की ढिलाई को मानते हैं। फिर लाल ढांग से चिल्लर खाल की दूरी 11 किलोमीटर है। लाल ढांग से पक्की रोड है और चिल्लर खाल में जो है अगर वो रोड जोड़ दी जाए लाल ढांग तक 11 किलोमीटर की बात है, ज़्यादा नहीं है। वो 11 किलोमीटर की अगर वो रोड जोड़ दी जाए तो ये एक बहुत अच्छा पर्यटन क्षेत्र बन गया। अगर ये रोड बन गई तो इस रोड बनने से फ़ायदा ये होगा कि कोटद्वार तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। यहाँ का कर्ण आश्रम जुड़ जाएगा, कर्ण आश्रम से महावगढ़ जुड़ जाएगा। आप ये समझिए कि अगर कोटद्वार जोड़ता है तो भरतनगर के लिए आसान हो जाएगा। और भरतनगर इस तरफ है और बीच में मालिनी नदी है, दूसरी तरफ महावगढ़ है। अगर ये पर्यटन क्षेत्र बन जाए तो यहाँ की दिशा बदल जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर एक फैसला सुनाया है, जिसमें लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग पर डामरीकरण को अब मंजूरी दे दी गई है। उम्मीद है कि अब जल्द ही ये सड़क पक्की होगी और न सिर्फ कोटद्वार बल्कि पूरे उत्तराखंड के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। इसी कोटद्वार से कई चर्चित हस्तियां भी निकली, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक तौर पर खूब ख्याति पाई। सर्वोदय नेता मानसिंह रावत, हिंदी के पहले डिलीट डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरतवाल इनमें से एक थे। कोटद्वार से बहुत सारे जीनियस लोग निकल करके आगे आए, जैसे बैरिस्टर मुकुंदी लाल की मैंने बात की, पीताम्बर दत्त बरतवाल जी थे। कोटद्वार से ही जुड़े भैरव दत्त धुलिया जी, उन्होंने कर्मभूमि का संपादन किया। हालांकि वो पत्र लाइमस्टोन से प्रकाशित हुआ शुरू में 1938 में, लेकिन बाद में वो भी ट्रांसफ़र होकर कोटद्वार आ गया। ज्योति प्रसाद माहेश्वर जी की मैंने बात की तो उन्होंने उत्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का संचालन कोटद्वार से किया। इसी तरह से कृपाराम मिश्र मनहर जी थे और उन्होंने संदेश नामक समाचार पत्र कोटद्वार से प्रकाशित किया। उन्होंने ललकार नामक समाचार पत्र कोटद्वार से प्रकाशित किया। उनके अनुज थे हरिराम मिश्र चंचल जी, उन्होंने हिमालय की ललकार, पहाड़ी पंच, ऐसे कई सारे समाचार पत्र कोटद्वार से प्रकाशित किए। तो कोटद्वार सामाजिक अभियानों में, राजनीतिक अभियानों में भी गढ़वाल को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और सबसे बड़ी जो बात थी कि गढ़वाल की जो पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई वो भी कोटद्वार के निकट दुगड्डा में हुई 1908 में। उसको स्टोबल प्रेस नाम दिया गया। गढ़वाल में प्रेस के जो पुरोधा थे गिरजादत्त नैथानी जी, उन्होंने कोटद्वार और दुगड्डा में बैठ करके समाचार पत्र का संचालन किया, पुरुषार्थ का प्रकाशन किया।
गिरजादत्त नैथानी जी गढ़वाल के पहले साप्ताहिक गढ़वाली से भी जुड़े हुए थे। गढ़वाली का भी उन्होंने संपादन किया था। गढ़वाली के पहले वो संपादक थे। On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling. तो ये था शहर कोटद्वार। बारामासा की नई सीरीज थी जिसका नाम था एक शहर की बात। और इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमने आपको कोटद्वार शहर की सैर करवाई, साथ ही कोटद्वार के इतिहास के बारे में आपको बताया। उम्मीद है ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अब हम हर बार ट्राई करते हैं कि किसी भी टॉपिक पर जब कोई वीडियो बनाया जाए तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट्स उस वीडियो में मौजूद हों और उन सारे फैक्ट्स को, सारी ज़रूरी जानकारियों को उस वीडियो में शामिल किया जाए। लेकिन फिर फिल्म ये जवानी है दीवानी में दीपिका पादुकोण के किरदार नैना की बात हमें याद आ जाती है, जो कहती है कि कितना भी ट्राई कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। तो अगर हमारी इस कोशिश के बावजूद कुछ छूट गया हो, कुछ बताना रह गया हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और जानकारी इस शहर के बारे में साझा हमारे साथ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हमारी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक नए वीडियो में नए शहर की सैर के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक जुड़े रहें, बने रहें बारामासा।